जज बनने का सपना तो हर कोई देख लेता है, लेकिन ये सपना पूरा होगा कैसे? एग्जाम्स को लिखना कैसे है सबसे बड़ा जो सवाल खड़े होते हैं। स्ट्रेस तो काफ़ी हो जाता है कि चलो अगर प्रीलिम्स निकल गया तो मेंस के लिए तैयारी करनी है, तो उस स्ट्रेस को आपने कैसे मैनेज किया बीच में? वेयर एक्ट में कई सारे सेक्शंस लॉज दिए होते हैं, आपने कैसे याद रखा वो सब? इंटरव्यूज में क्या होता है ना कि बच्चा अपना एग्जाम लिखने को लिख लेता है, लेकिन जब बात इंटरव्यू की आती है तो कॉन्फिडेंस उसका डगमगाने लगता है वहाँ पे। तो उस कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्ड किया जाए वहाँ पे? आपके टाइम में जो स्टडी थी वो कैसी थी और जो अब के टाइम में स्टडी है उसमें डिफरेंस कितना है? और इजी वो समय था कि इजी आज का टाइम है पढ़ना? जुडिशियल्स की तैयारी करने वालों के लिए ये वीडियो आज काफी अहम होने वाली है, क्योंकि जज बनने का सपना तो हर कोई देख लेता है, लेकिन ये सपना पूरा होगा कैसे? इसके लिए रास्ता क्या होगा, किस तरीके से सिलेबस होगा, टाइम मैनेजमेंट क्या होगा और एग्जाम्स को लिखना कैसे है, सबसे बड़ा जो सवाल खड़े होते हैं, उन्हीं सवालों के जवाब आज हम जानेंगे जीजीसी पर। आप सभी का वेलकम है, मैं आपके साथ पूनम दुबे, और इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट रोहित जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और निधि जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने हाल ही में हरियाणा जुडिशियल्स का एग्जाम क्लियर किया है। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। मैम सबसे पहले हम आपसे ही जानेंगे कि जुडिशियल्स का जो आपने एग्जाम किया ये किस तरीके से रहा, कितना आसान था, कितना मुश्किल था आपके लिए ये? जनरली इस एग्जाम में 3 फेजेस होते हैं। दैट इज फर्स्ट स्टेज इज प्रिलिमिनरी स्टेज, सेकंड स्टेज इज मेंस एग्जामिनेशन एंड द थर्ड इज इंटरव्यू। हर एक स्टेज की अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है, अपना एक सिलेबस होता है। जनरली जो आपने प्रीलिम्स के लिए जो स्ट्रैटेजी हम अप्लाई करते हैं दैट इज फॉर द बेयर एक्ट्स एंड द करंट न्यूज़, करंट अफेयर्स एंड द जीके। एंड द सेम थिंग इज इवन अगर हम देखें जो आजकल पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं अलग अलग स्टेट्स में, जो स्टेट्स फॉलो कर रही है दैट इज नॉट ओनली फॉर द बेयर एक्ट कंसेप्ट, इट इज ऑल्सो ऑन द बेस्ड ऑफ द conceptual, not direct questions. Even they are even focusing on the recent judgments as well as on the landmark judgments too. So the mains examination के लिए बिल्कुल different रहता है। main examination के लिए if you have cleared the prelims, then for that you should be well thorough in your conceptual based questions, because अगर हमने recently जो हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज का मेंस एग्जामिनेशन था, if we have noticed that इसमें सारा ही जो एग्जामिनेशन का पैटर्न था दैट वाज ऑल द एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। सो डायरेक्ट क्वेश्चंस का स्टेट्स ने कुछ कंपटीशन इंक्रीज करने के लिए डायरेक्ट जो अप्रोच थी वो भी अब मतलब फॉलो नहीं की है। सो वी कैन से कि अगर किसी को कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, only that person can be able to clear this exam. And for that if you have cleared this, then there is the interview stage in which you must be वो that interview stage बहुत ही unpredictable होती है। You can't even say that your syllabus is to confine to that subject and that to this subject. This is like the interview stage में it is overall your 360 degree analysis in which they would analyze your behavior and your way of talking, your way of dealing the things. Actually if in the crux we can say they are actually analyzing your temperance. If there is any pressure, if any problem is being given to you, then how you would be able to handle that situation. And also इस सारे process में आपकी सबसे foremost जो thing है that is the guidance. If you do not have the proper guidance, then I would say you would not be able to clear this very exam. And that guidance I always feel that I am fortunate that I came in contact with the advocate Rohit Kadwasara sir, who has given me the guidance and taught me how to apply your knowledge and how to write and how to manage your time during your mains examination while you are writing the answers. So this is the only credit I would give to the Rohit Kadwasara sir, who has told me that how you should understand one topic, how you write your application based questions and even the direct questions too. So this is the only I would say the strategy that Rohit sir has taught me and I applied here. रोहित जी से जान लेते हैं। सर जैसे मैम ने कहा कि प्रेपरेशंस के लिए जो प्रेशराइजेशन होता है बच्चों पे ना एग्जाम को लेके, तो इन चीज़ों को आप कैसे नॉर्मलाइज करते हैं जो स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं? फर्स्ट पॉइंट तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बच्चे थोड़ा प्रेशर में रहते हैं, क्योंकि एक दे मेक अ प्रेशर कि भी ये एग्ज़ाम है, इतना बड़ा एग्ज़ाम है, उसी चीज़ के बर्डन में भी आ जाते हैं कि तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये गाइड करता हूँ कि आपने जो काम करना है आप वो गाइड करो। रूटीन में मैं बच्चों को बोलता हूँ कि भी कर्म करो, कल की चिंता मत करो। तो अपने माइंड है उसको बिजी रखो,
स्टडीज में बिजी रखो, जो टारगेट है उसको वन बाय वन उनको छोटे छोटे टारगेट में कन्वर्ट करो, तो वही टारगेट छोटे छोटे टारगेट उनको अचीव करते हुए आप एक बड़ा टारगेट अचीव कर पाओगे। सो उसके अकॉर्डिंग है कि जो छोटे छोटे टारगेट है वो जैसे जैसे अचीव होते रहते हैं फिर ऑटोमेटिकली क्या है बड़े टारगेट के पास में पहुंच जाते हैं। जैसे अभी निधि ने बताया तो उस तरीके से जो फेजेस हैं, तो प्री के बाद में जो मेंस की फेज स्टार्ट होता है तो उसमें भी वही कंसिस्टेंसी एंड प्रैक्टिस है वो चाहिए होती है। जो बच्चे कंसिस्टेंसी एंड प्रैक्टिस कंटिन्यू कर लेते हैं तो दे सक्सीड। ऑल्दो जैसे वाइवा के टाइम पे होता है इंटरव्यू में एक बड़ा मार्जिन है जैसे मार्क्स के रिगार्डिंग जैसे कि 200 मार्क्स का हरियाणा में इंटरव्यू रहता है, तो उसमें अब वो एक फेज ऐसा बन जाता है कि एक 7 to 8 मिनट्स या 10-12 मिनट्स का जो क्राइटेरिया है दैट डिसाइड्स कि आपको 200 में से कितने मार्क्स मिलते हैं। बट स्टिल वहाँ पर भी आपका क्या कि अगर मेंस में अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं तो वहाँ पे वो परफॉर्मेंस आपकी ऑटोमेटिकली अच्छा रहने वाली है उसके रिगार्डिंग। तो हमेशा मैं ये कहता हूँ कि कंसिस्टेंसी एंड प्रैक्टिस, क्योंकि एक थंब रूल ही है इस रिगार्डिंग से गेम जो है स्टडी में। तो आप ये नहीं कर सकते कि जैसे कि इकट्ठा 5 दिन का खाना एक दिन में नहीं खा सकते, तो सेम वे कि आप एक स्टडी है उसको आप डेली प्रैक्टिस बनाओ तो धीरे धीरे करके वो भी डाइजेस्ट होगी आपके माइंड में रहेगी, नहीं कि एक दिन में तो आप 20 घंटे पढ़ लिए फिर 10 दिन पढ़ेंगे। तो दैट इज द बेसिक रूल। वही चीज़ मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि आप कंटिन्यूटी में रहिए, कंसिस्टेंसी में रहिए और प्रैक्टिस भी करिए। प्रैक्टिस की बात की है सर आपने, मैं निधि जी से जानना चाहूँगी कि प्रैक्टिस को लेके, कंसिस्टेंसी को लेके आपने कैसे काम किया? जनरली कंसिस्टेंसी के लिए आपको सबसे पहले अपने टारगेट्स जो भी हैं वो आपको डिसाइड करना इंपॉर्टेंट है। अगर आपके टारगेट्स, इफ़ यू हैव बाइफर्केटेड योर मेजर सब्जेक्ट्स, योर माइनर सब्जेक्ट्स, देन यू वुड बी एबल टू मैनेज योर टाइम ऑल्सो। एंड इवन आई वॉज फॉर्चुनेट दैट रोहित sir was there. He just bifurcated my whole the subjects, the major subjects, even the minor subjects. He just given me the time duration that in this time duration you have to complete this very exam and this very subject, sorry, and you have to, after completing your subject, then there will be the mock test, there will be the questions that sir would give you, and you have to attempt those questions which the sir after that analyze. And this is the so these are the things that sir has done for me, and I was able to clear this exam. So consistency also, I would say कि जो भी आपको टारगेट्स दिए हैं, इवन योर एनी मेंटर इफ देयर इज देयर फॉर यू, इवन जो भी टारगेट्स आपको मिले हैं आप उसको टाइमली प्लीज कंप्लीट करिए। इफ यू आर एबल टू कंप्लीट दोज टारगेट्स इन टाइम, then I would say that then I would say that you would clear this exam and it would not be tough to clear this exam. सर बार बार ना टाइम मैनेजमेंट की बात आ रही है, तो ज़रा इस पे डिस्कशन कर लेते हैं कि स्टूडेंट्स अपने टाइम को मैनेज कैसे करें, स्टडीज़ के लिए किस तरीके से अपना टाइम निकालें इसमें। द पॉइंट इज कि जैसे अब कंटिन्यूटी में रहते हुए एक अपना टारगेट, मेन टारगेट जैसे पता है, तो उसमें क्या है कि जो डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं तो उन टॉपिक्स को प्रायोरिटी के तौर पे, वेटेज के तौर पे अलग अलग कर दिया जाता है। तो जो इम्पोर्टेंट वन है उनको टाइम एक्स्ट्रा दिया जाता है, जो थोड़े लेस इम्पोर्टेंट वन है उनको कम टाइम देते हैं। और उनपे क्या कि पहले से जैसे लॉ की बात में करूँ तो उनपे क्या जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके ऊपर अपने स्केलेटन नोट्स हैं वो बना के पहले से रख लिए जाते हैं। फिर उसके बाद में उन्हीं के ऊपर क्या रहता है कि वो रिवीजन रहती है बार बार, एंड न्यू एडिशन होते हैं उन्हीं में ऐड करते रहते हैं। तो इसी तरीके से फिर चलते हुए हम अपने मेन टारगेट तक अचीव करते हैं। रिटन एग्जाम की बात कर लेते हैं सर कि जो मार्क्स है किसके हिसाब से जो स्टूडेंट्स हैं अपने आंसर कैसे राइट करें कि उनका एग्जाम में टाइम बचे, क्योंकि कई बार क्या होता है ना स्टूडेंट्स उलझ जाते हैं कि कौन सा पहले अटेम्प्ट करना है, कौन सा बाद में अटेम्प्ट करना है, तो इसके लिए थोड़ा गाइड कीजिए स्टूडेंट्स को। होता क्या है कि जनरली जो एलएलबी के टाइम पे एग्जाम होते हैं उनमें क्या है कि 100 मार्क्स का एग्जाम होता है और 3 आवर्स में लिखना होता है, और एक जुडिशरी के अंदर 200 का मार्क्स होता है वो भी 3 आवर्स में लिखना होता है। सबसे बड़ा टास्क है अपने आप को एक डबलिंग करना, डबलिंग ऑफ द स्पीड एंड डबलिंग ऑफ गिविंग ऑफ द नॉलेज। तो वहाँ पे वो चीज़ें प्रैक्टिस मैंने वर्ड इसलिए बोला था कि वो उन चीज़ों की जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहते हो कि एक पेज है वो एटलीस्ट 7-8 मिनट्स में लिखना है, तो जब इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो तब जाके वो चीज़ें कवर अप हो पाती हैं। और कई बार बच्चे सबसे बड़ी गलती करते हैं कि अभी तक तो फ्री हो जाए तब मेन की तैयारी करेंगे। तो आज के टाइम पे जैसे हर एक फील्ड है वहाँ पे कंपटीशन है, तो उसी तरीके से जुडिशरी की फील्ड है वहाँ पर भी हार्ड वर्क के साथ में स्मार्ट वर्क है वो भी एक नेसेसरी पार्ट है। और ये जो मेंस की प्रिपरेशन वाला पार्ट है वो वहाँ पर ये चीज़ें आती हैं। आई टेक गिव एग्जांपल कि जैसे हरियाणा जुडिशरी का फर्स्ट पेपर ही था सिविल लॉ 1 पेपर, उसमें प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आ गए। तो अगर आपने थ्योरेटिकल प्लस प्रॉब्लम बेस्ड की जैसे मैंने अपने स्टूडेंट्स को करवाई है वो दोनों तरीके से तैयार कर रखा है, तो उसमें अगर एक पार्ट लेके चलते और वो मैनेज नहीं कर पाए, जैसे निधि ने बोला कि टाइम मैनेजमेंट, तो टाइम मैनेजमेंट के साथ में वो प्रैक्टिस हो रखी है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर जिन्होंने नहीं प्रैक्टिस कर रखी तो उनके साथ मतलब वो मार्क्स उसमें सिविल लॉ में कम रहे,
उसके कारण वो इम्पैक्ट भी पड़ा कि फाइनल जो सक्सेसफुल कैंडिडेट की लिस्ट है तो उसमें उनका नाम नहीं आ पाया, तो वो वाला पार्ट भी, इसीलिए ये जो स्ट्रेटजी है वो बनानी जरूरी है नॉलेज के साथ। निधि जी, आपसे सवाल ले लेते हैं कि प्रीलियम से मेंस की तरफ जाते हैं, जो ये टाइम ड्यूरेशन होता है बीच में, आपने इसे कैसे मैनेज किया? क्योंकि स्ट्रेस तो काफ़ी हो जाता है कि चलो अगर प्रीलियम्स निकल गया तो मेंस के लिए तैयारी करनी है, तो उस स्ट्रेस को आपने कैसे मैनेज किया बीच में? Generally, when my prelim was cleared, so I was very sure that this time, because I already given the mains examination of Punjab Judiciary, so the revision was intact in that time. So I was in search of some teacher, some best teacher who can guide me, who can told me how to write your answers in the given time frame, within the time period that is given to you, that is the 3 hours. So I just came in contact with one of my friend. He told me, because this time I just wanted to write more and more answers, and want to attempt more and more mock tests of any matlab, coaching institute even. So I searched a lot of I just contact to various institutions, but then my friend told me that don't go for any institution, just go for phase one to one, the feedback, the one to one teacher who can give you the feedback on the answers that you have written, and who can guide you, because in institutions there are a lot of students, and it is not possible for each teacher that to give the feedback and to analyze the questions of each and every student. So he told me that come in contact with only one teacher who can analyze your answers. And I was even prepared that time. I was cleared with the concepts, with the clarity of the subject. Then I came in contact with the Rohit sir, and he told me that just write your few questions and give me the format of your answers, and then I would decide where you have to work upon on your weakness and what are your strengths, that I would be able to understand or analyze myself. Then I just attempted a lot of mock test series of the Rohit sir. Even I would say that, as the Rohit sir has quoted, that in civil law the very first question was that which was there in my mock test, which was given by sir to me. In that time I was not able to understand that question, but sir told me that this question is about that subject and that section, so it is all about that. So it was very helpful. The mock test of the Rohit sir was like when I saw the examinations of the mains examination, I was like that I was someone who is familiar with the questions, because all the questions were there in the mock test of the Rohit sir. So that is the only thing that I just wrote the examination, and I applied my knowledge over there. And within the time frame, like I would say that even before 10 to 15 minutes, I was able to complete my examination in that duration. So in that examination. अच्छा सर, मार्किंग की बात हो रही है, एक बार हम जरा स्टूडेंट्स को मार्किंग के बारे में बता देते हैं कि किस तरीके से मार्क्स आते हैं, किस क्वेश्चंस के लिए कैसे कैसे अटेम्प्ट्स करना होता है, एक बार जरा इस पे जानकारी दे दीजिए। यस, एक पॉइंट मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि जो स्टूडेंट सक्सेसफुल नहीं रहे उनको नॉलेज नहीं थी लॉ की। द पॉइंट वहाँ पे क्या है कि नॉलेज है, हमें उसमें से कितना प्रेजेंट करना है। लिखना नहीं आता। हाँ, तो वो उसको प्रेजेंट नहीं कर पाते, तो वही वहाँ पे वो चीजें लैक हुई हैं। ऐसे स्टूडेंट्स है, वो एक पॉइंट होता है, कोई किसी को गिरता हुआ देख के सीखता है, कुछ खुद गिर के सीखते हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन कि हाउ यू लर्न। इसलिए सबसे बेसिक पॉइंट वही होता है कि वहाँ पे जो मार्किंग वाला क्राइटेरिया है, वहाँ पे जो आपने मैनेज करना है कि अगर आप उस चीज़ की प्रैक्टिस ही नहीं करके गए तो फिर मार्किंग वाला इशू आएगा ही आएगा वहाँ पे। तो मार्किंग आपके कंटेंट के बेस पे होती है। अब वहाँ पे अकेले आपका पेपर नहीं है, तो अब आपके साथ में कई और स्टूडेंट्स का पेपर है, तो ऑटोमेटिकली कंपैरिजन वहाँ पे बनेगा। दैट मीन्स आपको एक उसी मेरिट के अकॉर्डिंग ही कुछ मेंशन करना पड़ेगा, और क्या रिक्वायरमेंट है जैसे वो क्वेश्चन की, उसी के अकॉर्डिंग अगर आप मेंशन करोगे देन ओनली द मार्क्स विल बी फेच्ड। अदरवाइज क्या होगा, मार्क्स कम रहेंगे। उसमें भी मेंस के टाइम पर भी या तो कॉल नहीं आएगी, नहीं तो अल्टीमेटली एट प्रेजेंट में भी ऐसे बच्चे हैं कि आप ये कि फ्रैक्शन ऑफ 1 मार्क्स से सिलेक्शन से रह गए। तो इवन आई फील फॉर दो स्टूडेंट्स, मतलब जो एक थोड़े मार्जिन से रहे हैं, इवन जो मेरे पास में थे स्टूडेंट्स, उनका भी सिलेक्शन इसी थोड़े मार्जिन से रहे स्टूडेंट्स का। तो द पॉइंट इज कि वो एक जो मेंस में थोड़ा सा पॉइंट प्रेजेंट करने वाला होता है, तो वो बहुत मैटर करता है, तभी मार्क्स मिलते हैं और वो आपको आगे आपको कैरी फॉरवर्ड करते हैं मेंस और फाइनल सिलेक्शन। सर, जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करने जा रहे एग्जाम्स, प्रीलियम्स की जो तैयारी है वो कैसे करें, थोड़ा इसके बारे में बताएं ज़रा। देखो, फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि इसके रिगार्डिंग की पहला पॉइंट है कि बेयर एक्ट के ऊपर कमांड क्या कुछ लिखा हुआ है बेयर एक्ट के अंदर, उसके ऊपर पता होना चाहिए ये पार्ट।
देन उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है कि थॉरोली उनकी इंटरप्रिटेशंस क्या हैं, वो आपको अच्छी बुक्स हैं उसके रिगार्डिंग है, वो वाला पार्ट है, तो उससे वो आपको गैदर करनी पड़ती है। तो वो एक मिक्सचर है कि एक नॉलेज प्लस एक्चुअल लॉ, उनकी एप्लीकेबिलिटी का, और उसके साथ में एमसीक्यूज के ऊपर वो बुक्स होती हैं, उनको फर्स्ट टाइम पे वो प्रैक्टिस करते रहो, तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस होगी, उससे आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा। साथ के साथ में क्या है कि आपको राइटिंग प्रैक्टिस भी उसी टाइम से करनी पड़ती है। थोड़ा थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस तब से स्टार्ट करोगे तो आपका आइडिया होगा कि उसके रिगार्डिंग कि क्या प्रेजेंट कर रहा हूँ, मेरे को पता क्या है व्हाट आई एम राइटिंग। तो उसी चीज से वो प्रैक्टिस कंटिन्यूटी में प्री के टाइम से, अब जिस टाइम से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तभी से इन चीजों को लेके चलोगे तो कंटिन्यूटी में रहेगी, कंसिस्टेंसी में रहेगी, तो आपको आगे मेंस के टाइम पर भी जाके प्रॉब्लम नहीं है, फिर उस तरीके से आगे कंटिन्यू। सर ने बियर एक्ट के बारे में बात किया तो निधि मैम मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बियर एक्ट में कई सारे सेक्शंस लॉज दिए होते हैं, आपने कैसे याद रखा वो सब? जनरली मार्केट्स में प्रीलिम्स के लिए बहुत सारी बुक्स होती हैं जिसमें सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस होते हैं, PYQs जिन्हें हम बोलते हैं, 10 ईयर लास्ट 10 इयर्स। तो आपको जनरली क्या करना होता है, आप सबसे पहले रीड द बेयर एक्ट थॉरोली फर्स्ट, रीड द होल बेयर एक्ट, आफ्टर दैट जस्ट analyze and observe which is the important area in aspect of direct questions and even as well as for the conceptual based questions. So आपको वो जैसे सर ने ऑलरेडी बोला है कि हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क, सो स्मार्ट वर्क यही है, हार्ड वर्क तो आपने कर दिया दैट यू हैव रीड द होल बेयर एक्ट, नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज टू जस्ट पिक द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स एंड इवन कीवर्ड्स, मतलब आप देखिए कि कैसे क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनर ने पूछे हैं, किस की वर्ड्स के रिगार्डिंग पूछे हैं कि कौन सा कीवर्ड कौन से सेक्शन में कौन सा एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, इवन रिगार्डिंग उसकी इंटरप्रिटेशन, एनी रीसेंट लॉ इज देयर रिगार्डिंग द सेम लैंडमार्क जजमेंट, एंड ऑल्सो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर वो हर स्टेट में पूछे गए हैं या इवन आपको एवरी ईयर वो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, सो उस बेसिस पे आप स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क करके एनालाइज करके एंड नोटिस मतलब उसको जॉट डाउन करके आप उसको बेयर एक्ट्स के ऊपर कमांड कर सकते हो। सर मेंस हो गया, प्रीलिम्स हो गया, फाइनल की बात करें, जैसे इंटरव्यूज़ में क्या होता है ना कि बच्चा अपना एग्जाम लिखने को लिख लेता है, लेकिन जब बात इंटरव्यू की आती है तो कॉन्फिडेंस उसका डगमगाने लगता है वहाँ पे, तो उस कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्ड किया जाए वहाँ पे? इंटरव्यू के टाइम में सबसे बड़ा पॉइंट फिर से ये है कि कम्युनिकेशन स्किल्स, कि आप क्या कहना चाहते हो, क्या आप वही वर्ड बोल पा रहे हो, और वो अकेला ये नहीं कि रूटीन में अपने फ्रेंड्स या फैमिली में, एक स्ट्रेंजर मतलब वहाँ पे जो लर्नर जस्टिस बैठे हैं उनके सामने आपने जो क्वेश्चन पूछा गया उसको पर्टिकुलर वर्ड्स में फ्रेम करके बोलना, उसमें सबसे बड़ी हेजिटेशन आती है। तो उसमें भी वो कई इंस्टीट्यूट सिर्फ सिंगल मॉक्स करते हैं, उसमें सिलेक्शन होगी उसके बाद में कि हाँ वहाँ से सिलेक्शन होगी वाला पार्ट। द पॉइंट इज वहाँ पर भी प्रैक्टिस चाहिए कि बार बार बोलने की। तो वो कैंडिडेट्स होते हैं, तो जैसे निधि इन्होंने भी प्रैक्टिस मेरे साथ काफ़ी की, और भी स्टूडेंट्स से मेरे साथ काफ़ी, इवन अपने फ्रेंड्स के साथ में प्रैक्टिस करते रहे। वो लॉ की जो बार बार जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती है बोलने की, जो चीज़ें आसपास हो रही हैं करंट अफेयर के रिगार्डिंग, तो वो जो प्रैक्टिस है वो कम्युनिकेशन स्किल जितनी डेवलप होगी उतना ही आप टू द पॉइंट ब्रीफ बोलोगे और एक पर्टिकुलर आंसर भी दे पाओगे। इवन वहाँ पर भी आपका ये कम्युनिकेशन स्किल है उसको इम्प्रूव करना पड़ता है। तो सर इंटरव्यू में किस तरीके के सवाल वहाँ पूछे जाते हैं, थोड़ा इस पे भी बात कर लेते हैं। इंटरव्यू में वहाँ पे जनरली अपने पर्सनल बैकग्राउंड होता है कैंडिडेट का, वो वाला पार्ट रहता है, प्लस लॉ की नॉलेज भी रहती है, प्लस करंट में लॉ में क्या चल रहा है वो क्राइटेरिया रहता है। तो इसी एरिया के एग्जीक्यूटिव के जैसे नहीं, यहाँ पे लॉ से ही रिलेटेड जो सर्विसेज है, तो इसलिए लॉ से रिलेटेड ही जो सिलेबस ऑलरेडी मेंस में होता है वो वाला पार्ट, प्लस एडिशनल होती है जो न्यू कुछ लॉज होती है जो चल रही होती है प्रेजेंट कुछ केसेस हैं, तो उस सेंस में उनसे रिलेटेड क्वेश्चनिंग ही रहती है। सर ने इंटरव्यू के बारे में बताया कि जो करंट में चल रहा है, तो ऐसे तो कितने सारे लॉ है, जजमेंट्स है, पास होते हैं, तो आपने वो कैसे अपने लिए प्रिपेयर किया? जी, जनरली हमारे लॉ स्टूडेंट्स को जनरली जो एस्पिरेंट्स जुडिशरी एस्पिरेंट्स हैं उन्हें पता है दैट देयर इज़ अ प्लेटफॉर्म दैट इज़ अ लाइव लॉ। वहाँ रीसेंट जजमेंट्स, इवन एवरी हाई कोर्ट ऑफ इंडिया एंड सुप्रीम कोर्ट के जो भी लैंडमार्क जो रीसेंट जजमेंट्स हैं वो अपडेशन रहती है। सो अगर आप उनके साथ वेल वर्स्ड हो देन इट इज़ नॉट डिफिकल्ट फॉर यू टू नो अबाउट विच इज़ द रीसेंट जजमेंट, what is the new law is being interpreted and how the section is being newly interpreted by the bench of the Supreme Court and even of the High Court.
Like I have read a lot of judgments and a lot of orders even regarding the High Court of Punjab and Honorable Punjab and Haryana High Court. Even I have read about the judgment, recent judgment that I would like to quote, that was related to negotiable instrument which was being asked in the interview. That was regarding section 138 of the negotiable instrument, in which the new interpretation was there. So this is the only platform that you must be you must be well versed, and you must go through on a daily basis, because of that you would be updated regarding your legal updations in the legal field. सर आईपीसी में सेक्शंस बहुत हैं, उनके आगे भी सब सेक्शंस हैं, और अब तो बीएनएस भी आ गए हैं आगे, तो कैसे इजीली स्टूडेंट्स ये सब सेक्शंस याद रखें, इसका फॉर्मूला क्या है? तो अगेन वही बीएनएस है, तो एक पर्टिकुलर एक्ट है, तो उन्होंने जैसे उसमें भी चैप्टराइजेशन कर रखी है, तो चैप्टराइजेशन के भी उसमें भी डेफिनेशन पार्ट है, जनरल एक्सेप्शन पार्ट है, ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी है, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, तो बाइफर्केशन करके सबके जो एसेंशियल वाला जो पार्ट है, इस तरीके से उनके रिगार्डिंग एक बेसिक जो नॉलेज हो जाती है, उसके बाद में ही वो धीरे धीरे करके होता है। फर्स्ट टाइम में तो क्राइम वो जो गो थ्रू करना पड़ता है पूरा बेयर एक्ट है, फिर उसके इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जिनके अंदर डेफिनेशन देगी, फिर उनके एसेंशियल को और टिप्स पे लाना पड़ता है, फिर उसके रिगार्डिंग केस लॉ ऐड करनी पड़ती है, फिर उसके ऊपर कंटेंट है वो प्रिपेयर करना पड़ता है, फिर इस तरीके से नोट्स प्रिपेयर होते हैं इसके रिगार्डिंग। तो वही नोट्स फिर आपको आगे थ्रू आउट काम आते हैं। तो जब स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम प्रिपेयर करो तो एक बार थॉरोली प्रिपेयर करना चाहिए, उस टाइम पे कोई शॉर्टकट नहीं होता, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं, सेम रूल यहाँ पर भी अप्लाई होता है। एक बार होता है जब बच्चे मेरे को मतलब पहले बोलते रहे कि टॉपर्स के जैसे आप हमें सैंपल दे रहे, तो मैं हमेशा उनको बोलता हूँ यू कैन बी द टॉपर, आपकी उच्च मांगी जा सकती है। हर स्टूडेंट है वो यूनिक है, उसका पढ़ने का तरीका यूनिक है, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं एक 1-to-1 जो पर्सन है ना उसको उसी के अकॉर्डिंग एनालाइज करके उसको रिमार्क्स दूं, क्योंकि हम सभी को यूनिवर्सलाइज नहीं कर सकते स्टूडेंट्स के। तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, कई बार हमें वही प्रॉब्लम आती है कि देखा देखी हम करते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम। जब वो एक स्टूडेंट को समझ के उस तरीके से अगर हम प्रॉपर गाइड कर दें तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, एंड दैट व्हाट आई डू। अच्छा निधि मैम, आपने जज बनने के बारे में सोचा कैसे, इस फील्ड में कदम रखा कैसे आपने? Generally, it was my father's dream, because I just always wanted to go in the management field. But it was my father who show his belief in me that you would become judge one day. And he always addressed me when he come to from his job, from his duty, he rendered his services in Haryana Police. So always when he used to come to the house, he always said to my mother, he always asked her that where is my judge. So I always told him that I don't want to become a judge. My interest is in management. So he never forced me that you should become a judge. He told that whatever you want to, where your interest, just follow your dreams and do your best. But it was 2016 in which I have lost my father. Then I have appeared in a CAT examination for the IIMs. I got a very less percentile. It was very less, so I just thought that you should just give your another attempt. But that after that, my mother suggested me that, and even my sister suggested me that just go for the law exam, and your father always wanted you to become a judge. And then I told them that I don't have interest in law, and I would not be able to read even the constitution, because I don't have the interest in even the constitution that time. So she told me, just give your first entrance. If you will get the admission, we'll decide then. I said okay, I just sat in entrance, and I got admission in law Department of Laws in Punjab University, where I met with Professor Dr. Anil Thakur sir. He was not there within us right now, and he told me how to read the bare act of the Constitution. Then I found it very interested, that it is something which I started to develop my interest, and then I decided that I would become a judge, and I just started my preparation from there. आपने मैनेजमेंट से जज बनने की तरफ कदम बढ़ाया जब, लेकिन इजी तो नहीं रहा होगा ना सफ़र वो, तो सिलेबस को देख के टेंशन नहीं हुई कि कैसे तैयार होगा, कैसे करूँगी मैं अपने आप को, काम कैसे किया आपने खुद को? जनरली सारी ऑलवेज इवन जो अदर फील्ड्स हैं, इवन मैनेजमेंट, मेडिकल, इवन द लॉ,
सबके अपने ही डिफिकल्टीज, अपनी ही कुछ इजी पॉइंट्स होते हैं, मतलब सारी स्टडी सेम ही होती है। हाँ, फील्ड कोई भी हो, इजी तो नहीं होता Easy तो उसको एक कोई बार भी में। नहीं हाँ, होता। every field needs your dedication, your full perseverance, your consistency. So it was not even difficult, because in management I even read the subjects regarding law, such as contract law, mercantile law, company law. So to some extent interest was even there. But it was when I entered into law field, then I decided, because there was some kind of even pressure also there, because I have just selected in I got admission in law firm, and what would the other person would say, that you don't have the capability to even you don't have the capability to clear this very exam and to pursue these studies. So I thought that you should have to do it. And because if you are in any other field, that it requires your it requires your same dedication. So put your whole dedication in that. And I have read, even I studied late nights. Then I just got the guidance of sir at the right time, and I just able to clear this exam. रोहित जी, निधि मैम ने तो अपना एक्सपीरियंस बताया, आपसे जान लेते हैं कि आपके टाइम में जो स्टडी थी वो कैसी थी, और जो अब के टाइम में स्टडी है उसमें डिफरेंस कितना है, और इजी वो समय था कि इजी आज का टाइम है पढ़ना? देखो, दोनों के प्रॉस एंड कॉन्स अलग अलग चीजें हैं। जैसे एक बात करें कि नॉलेज के बेस पे, आज के टाइम पे आईटी का जमाना है, टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग, तो देयर इज एक्सेस ऑफ नॉलेज कि आप घर बैठे काफी सारी चीजें निकाल सकते हो। हमारे टाइम पे ये वाला पार्ट इस तरीके से नहीं था, हमें तो बुक से तो बुक्स तक वाला पार्ट था जैसे। और दूसरा पार्ट है कि अब उस टाइम पे आप जो प्रेजेंट में जो चीजें होगी, तो यहाँ पे अब क्या है कि कंपटीशन का जो दौर है वो, और कंपटीशन थोड़ा और हार्ड हो गया। ये एक एक्स्ट्रा क्राइटेरिया। तो दोनों का चीजों का एक क्राइटेरिया अलग अलग है इसके रिगार्डिंग। तो अब पॉइंट है कि जो नॉलेज की एक्सेस करना वो इजी उसके बेस पे, बट अब प्रॉब्लम वहाँ पे अराइज होती है कि अब हमें चूज क्या करना है। वहाँ पे वो पिक एंड चूज वाला पार्ट है, वहाँ पे आपको अपना कॉन्शियस माइंड से चीजें चूज करनी पड़ती है। तो इसलिए ये कहते हैं कि हमें एक उस तरीके से सिलेक्टिव मैनर में ही चलना पड़ता है तो ये पार्ट है। अच्छा, होता क्या है कि जब एग्जाम्स का टाइम आता है तो स्टूडेंट्स अपने आप को सोसाइटी से बिल्कुल अलग कर देते हैं। क्या वो ज़रूरी है उस टाइम पे कि सोसाइटी से मिलके, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मेंटली प्रेशर बनता होगा तो अकेले रह के तो सोल्व आउट नहीं होगा ना वो? मैं जो भी मेरे पास स्टूडेंट्स होते हैं, मैं हमेशा उनको ही बोलता हूँ कि कट ऑफ मत हो, मतलब ये वाला पार्ट है कि क्या आपने टाइम डिवोट करना, तो वो क्वांटिटी टाइम मैटर नहीं करता, क्वालिटी टाइम है वो मैटर करता है। इसलिए हमेशा कहते हैं कि सोशल सर्कल है वो बना के रखो, क्योंकि आपने, हम लोगों ने सुन रखा है कि कई फील्ड में ऐसे स्ट्रेस है, उसमें बच्चे ऐसे हो जाते हैं। तो अब ये जुडिशरी जब कंपटीशन बढ़ता है तो वहाँ पर भी इस चीज़ को मेंटेन करना जरूरी है कि सोशली जितना टच में रहते हैं, तो वहाँ पे क्या उन चीज़ों को ग्रेस्प करने की जो एबिलिटी है वो चीज़ें बनी रहती है इसके रिगार्डिंग। तो इसलिए मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल टोटली कट रहो, आप चीज़ों को करो, चाहे आप स्टडी भी करें। तो अब लॉ फील्ड की अगर सिंपली बात करता हूँ, लॉ में अगर आप अपना 100% दे रहे हो तो उसमें आपके लिए हमेशा विन विन सिचुएशन है। एज एन एडवोकेट आपको नॉलेज काम आएगी, आप टीचिंग की तरफ जा सकते हो, वहाँ नॉलेज काम आएगा, आप जुडिशियल ऑफिसर का आपका एम टारगेट लेके चल रहे हो, वहाँ पे काम आएगी। तो व्हाई यू शुड टेक अ स्ट्रेस, यू शुड एंजॉय दैट स्टडी, मैं ये कहता हूँ हमेशा। तो उसके लिए मैं तो ये नहीं कहता कि कट ऑफ करो उसके। हाँ, सोशल मीडिया और ये चीज़ें, वो रेस्ट्रेंट आपके लिए बहुत जरूरी है इसके रिगार्डिंग, बिकॉज वो इम्पैक्ट करता है आपके उस क्वालिटी टाइम को, आपकी डाइवर्जन्स को, आपकी डिस्ट्रैक्शंस को। दैट्स व्हाई उसके लिए मैं उस तरीके से बोलता हूँ। एक्चुअली ये नहीं सोशल मीडिया, सोशली आई वांट टू से कि फिजिकली एक पर्सन जो ऐसे हो जिनके साथ बातें कर सको, फ्रेंड सर्कल हो या फैमिली मेंबर्स ऐसे हो जिनके साथ शेयर कर सको। सर ने सोशल मीडिया के बारे में बात कही कि सोशल मीडिया जो है पढ़ाई में इम्पैक्ट डालता है। आपको लगता है कहीं ना कहीं उससे हेल्प भी होती है सोशल मीडिया की वजह से? जैसे गूगल हो, गूगल सर्च कर लिया, या कितने सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो यूट्यूब पे उनके चैनल्स अवेलेबल हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये फ़ायदेमंद है कि नुकसान है सोशल मीडिया? Generally it all depends ki which platform of the social media you are using. If you are wasting your time on Instagram, कि कितना टाइम आप दे रहे हो, किस चैनल्स पे दे रहे हो? yes, so if you are wasting your time on Instagram reels, you are watching that motivational reels like after becoming judge you will get this, you will get that. मोटिवेशनल स्पीकर्स? Yes, don't do that. Just give your first of all select the platform where you can gather your knowledge, which will ultimately help you to crack this exam. So I had the IDs on very social platform, but I just uninstalled each and every platform. I just I followed the WhatsApp for the information only, and I followed YouTube for any recent judgments. Even you can get the recent landmarks judgments, even the landmark judgments regarding the lectures from various platforms. So it all depends which platform you are using.
So don't waste your time. Just be smart and wisely choose the platforms for the information, and don't be indulge in any activity which is not related, which is not helpful in your exam. So I would suggest this. एक लास्ट क्वेश्चन मैं आप दोनों से लेना चाहूँगी सर कि पढ़ाई के लिए स्टूडेंट्स जो हैं 10-10 12-12 घंटे पढ़ते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तो एक्चुअल में पढ़ना कितने घंटे ज़रूरी है? ये सवाल आप दोनों से है। सर पहले आपसे। Yes, मैंने जैसे अभी जस्ट बोला कि इट इज द क्वालिटी टाइम दैट मैटर्स। तो जब स्टार्ट करते हैं जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई भी और स्टडीज में, तो उसमें वो क्वालिटी टाइम वाला तो शुरू में तो आपको एक एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा थॉरोली, और एक फेज आता है उसके बाद में क्या है कि आप उस तरीके से कर सकते हो, उसको फिर प्रैक्टिस में ले आओगे, रिफ्रेश करते रहो। मैम आप बताएं कि आपने अपने स्टडीज़ को कितना टाइम दिया था? Generally जैसे सर ने सजेस्ट किया है कि इट ऑल क्वालिटी मैटर्स नॉट द क्वांटिटी. इफ़ यू आर इवन स्टडिंग फॉर इवन समटाइम्स ऐसे होता है कि कुछ दिन आप बिल्कुल नहीं पढ़ पाते हो, बट ऐसा बिल्कुल नहीं करना है. जस्ट रीड इवन फॉर द 2 hours. सो वो 2 hours भी आपके इफेक्टिव होने चाहिए. इट शुड नॉट बी दैट यू आर यूजिंग योर फोन ड्यूरिंग दैट टाइम. सो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर प्रोडक्टिविटी. सो स्टार्टिंग में यू हैव टू गिव योर होल टाइम, बट आफ्टर दैट अगर ये शॉर्ट मतलब कि शॉर्ट भी हो रहा है टाइम, सो डोंट स्ट्रेस योर सेल्फ. Just do your better, do your best, and use your time efficiently, and do whatever you are reading in that time, do it very thoroughly, that whatever you are reading, it is actually going into your mind, so you would be able to retain that even. So this is the only time that and also I would suggest that sometimes students को थोड़ा issue होता है कि how to increase your speed. So I would suggest कि write a lot of the important parts of the judgments. Even you are appearing, even you are sitting for the prelims, write more and more. You can write the important parts of the judgments. That would help you to speed up your the speed in writing the answers in examination. चलिए बहुत बहुत थैंक यू सर एंड मैम आपका। और इस वीडियो को देखकर आपको कितनी नॉलेज मिली जुडिशरी की तैयारी को लेकर, आपको कैसा गाइडेंस मिला, हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही कई और वीडियोस नॉलेजेबल आपके लिए लेकर आते रहेंगे। बने रहिए जीजीसी के साथ।